हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला है, भारत में निर्मित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में निर्मित जो पहला सुपर कंप्यूटर था उसका क्या नाम था? आकाश, परम 8000, अर्जुन, सिद्धार्थ। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परम 8000। और ये पूछा गया है UPSSC JEE 2015 में। जो परम 8000 है भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था और इसे विजय पी भटकर के नेतृत्व में सीडेक द्वारा विकसित किया गया था। इसका जो विकास 1991 में हुआ था। तो एक क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए? पहला तो आपको ये पता चल गया कि इसे किसने विकसित किया था। तो विजय पी भटकर का नाम याद रखना है, उनके नेतृत्व में सीडेक द्वारा विकसित किया गया। विकास कब हुआ? 1991 में। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता? ऑप्शंस हैं इसके CN राव, होमी जहांगीर भाभा, सत्येंद्र नाथ बोस, विक्रम साराभाई। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा ने भारत के जो परमाणु विज्ञान एवं अनुसंधान की नींव मजबूत की और उन्होंने TIFR की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारत के जो 3 चरणीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की आधारभूत दिशा भी तैयार की थी। और ये पूछा कब गया है? जून 2025 में इसे पूछा गया है UPSSC जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम में। इसके बाद अगला है, भारत के हरित क्रांति कार्यक्रम में जो नॉर्मन बोरलॉग के साथ किस भारतीय वैज्ञानिक ने सहयोग किया? सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, हरगोविंद खुराना या फिर MS स्वामीनाथन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो आप लोग आंसर फटाफट किया कीजिए कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, MS स्वामीनाथन। और यह भी UPSSC का ही पूछा गया क्वेश्चन है। UPSSC लोअर PCS मेंस जो जुलाई 2019 में हुआ था उसमें पूछा गया था कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। उन्होंने उच्च उपज वाली फसलों और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसी वजह से हरित क्रांति का जो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? MS स्वामीनाथन को कहते हैं। अगला है, और इसके साथ यह भी याद रखना है कि विश्व में जब पूछा जाए तो विश्व में हरित क्रांति के कार्यक्रम में नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है। इसके बाद फिर अगला है, प्रवाह सॉफ्टवेयर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दूसरा है, अंतरिक्ष वाहनों के प्रारंभिक वायुगतिकीय डिजाइन में अनेक विन्यासों का मूल्यांकन आवश्यक है। इनमें से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। इसे UPPCS में पूछा गया था 2024 में। प्रवाह को विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने विकसित किया है और इसका उपयोग विभिन्न अंतरिक्ष वाहनों के जो वायुगतिकी प्रवाह और डिज़ाइन का आकलन करने में किया जाता है। इस वजह से दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। फिर नेक्स्ट है, निसार उपग्रह को संयुक्त रूप से किन 2 संगठनों ने विकसित किया है? तो इसको किसने विकसित किया है? तो जो निसार है ये मैंने बताया था जब थ्योरी वाली क्लास हमने ली थी कि इसरो और नासा का ये संयुक्त मिशन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो और नासा। और यह कब पूछा गया है? तो यह भी जो PCS प्रीलिम्स 2023 है उसमें पूछा गया था। निसार का जो पूरा नाम है वो क्या है, यह भी पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म भी याद रखिए, इसका जो पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका पूरा नाम है। और ये पृथ्वी के अवलोकन के लिए नासा और इसरो की संयुक्त परियोजना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह भारत और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है
और इसमें जो जाक्सा लैंडर और इसरो रोवर तथा लॉन्च वाहन विकसित कर रहा है। तो दोनों में से कौन सा सही है ये बताना है। केवल 1, केवल 2 दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ई। यह भारत और जापान का संयुक्त चंद्र मिशन है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और जो दूसरा है, दूसरा कथन गलत क्यों है? क्योंकि लैंडर के विकास की जो जिम्मेदारी है वो इसरो की है, जबकि जो जाक्सा की महत्वपूर्ण तकनीकी की भूमिका है। जबकि इसमें क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जो लैंडर है वो जाक्सा विकसित कर रहा है, लेकिन लैंडर इसरो विकसित कर रहा है। इस वजह से स्टेटमेंट गलत है। तो केवल एक सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान या फिर अंतरिक्षयान? तो जो भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है वो है गगनयान। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, गगनयान है। और यह UPSSC 2021 में जेईई के एग्ज़ाम में पूछा गया है। गगनयान भारत की मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता को प्रदर्शित करने वाला मिशन है और इसका लक्ष्य मानव को लो अर्थ ऑर्बिट तक भेजने की स्वदेशी क्षमता प्रदर्शित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है गगनयान हो जाएगा। फिर अगला है, भारत में समय की मानक प्रणाली जो है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बनाए रखने वाली संस्था कौन सी है? PRL, इसरो और या फिर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी या फिर CSIR NPL? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है और यह 2023 में पेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। जो NPL है, NPL भारत का राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी संस्थान है और देश में मानक समय से संबंधित व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला है, CSIR का जो पूरा नाम है क्या है? फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आप लोग भी आंसर फटाफट किया कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म है CSIR की। और इसे भी UPSSC के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था और अभी 2025 में ही पूछा गया है। और ये भारत का प्रमुख वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन है। इसकी जो स्थापना 1942 में हुई थी और यह विभिन्न वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किस वैज्ञानिक की दृष्टि से जुड़ी है? होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, CV रमन या फिर मेघनाथ साहा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होमी जहांगीर भाभा। और यह भी UPSSC चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है। जो TIFR की स्थापना है 1945 में हुई थी और इसके विकास के पीछे होमी जहांगीर भाभा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देना था। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला है, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर जो परम 8000 है किस वैज्ञानिक से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है? तो ये हमने पहले भी देख लिया है कि इसके साथ किस वैज्ञानिक का नाम जुड़ा था। तो विजय P भटकर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विजय P भटकर। इनको भारत के सुपर कंप्यूटिंग कार्यक्रम का प्रमुख वास्तुकार माना जाता है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है? ऑप्शंस हैं होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, सतीश धवन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान को संस्थागत रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रमुख संस्थापकों में माने जाते हैं। इसके बाद फिर अगला है, निम्नलिखित में किस भारतीय वैज्ञानिक का संबंध बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी से है? CV रमन, सत्येंद्र नाथ बोस और मेघनाथ साहा या फिर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर? और ये सारी चीज़ें हमने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ रखी हैं, तो आपसे क्वेश्चन तो बनने चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र नाथ बोस। करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम भौतिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके कार्य को अल्बर्ट आइंस्टीन ने आगे बढ़ाया।
तो यहाँ से इनका नाम याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस भारतीय वैज्ञानिक को भारत रत्न विज्ञान और प्रौद्योगिकी में योगदान के लिए मिला था? और CNR राव हैं, विजय भटकर हैं, विक्रम साराभाई हैं या सतीश धवन हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CNR राव हैं। जो CNR राव हैं ये ठोस अवस्था और पदार्थ रसायन विज्ञान में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2014 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? एक तरफ वैज्ञानिकों के नाम है, दूसरी तरफ उनका योगदान है, तो इसमें कौन सा सुमेलित है सही, ये बताना है। CV रमन रमन प्रभाव है, होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम है, विक्रम साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम है और विजय भटकर परम सुपर कंप्यूटर है। तो यहाँ पर चारों ही ऑप्शन सही हैं, 1 2 3 4 चारों ही मैच हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें से CV रमन आपको पता ही है, रमन प्रभाव के लिए है और परमाणु कार्यक्रम के लिए होमी जहांगीर भाभा हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष कार्यक्रम है, विजय भटकर परम सुपर कंप्यूटर से जुड़े हैं, तो चारों ही सही हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस संगठन की स्थापना से हुई थी? इसरो, इनकोस्पार्क, DRDO या DOS? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो अगर आपको याद आ रहा हो, थ्योरी क्लास में मैंने बताया था कि जो शुरुआत हुई थी इसकी 1962 से हुई थी। 1962 में इनकोस्पार्क की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर बी। जो इनकोस्पार्क है इसका पूरा नाम क्या है? इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, और इसकी स्थापना 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। इसे भारत के संगठित अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआती संस्था माना जाता है। इसके बाद फिर बाद में आगे चल कर के बताया था मैंने आपको कि इनकोस्पार्क का नाम परिवर्तित करके इसरो किया जाता है, तो ये भी याद रखना है। फिर नेक्स्ट है, इनकोस्पार्क की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अभी मैंने बता दिया 1962 में हुई थी। करेक्ट आंसर 1962 ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1962 में, 1965, 1969 या फिर 1972? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 1969 में हुई थी। इसरो का जो पूरा नाम है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसने इनकोस्पार्क का स्थान लिया था। जो अभी हमने पहले देखा कि 1962 में इनकोस्पार्क की स्थापना हुई थी, 1969 में इसी का नाम परिवर्तित करके इसरो किया गया था, यह याद रखना है। फिर अगला है, और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए करते हैं विचार। पहला है, इनकोस्पार्क की स्थापना 1962 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा इनकोस्पार्क की स्थापना 1962 में हुई। दूसरा स्टेटमेंट है, इनकोस्पार्क के गठन में विक्रम साराभाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो यह भी सही हो जाएगा, विक्रम साराभाई की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। और इसके बाद फिर है, इसरो की स्थापना इनकोस्पार्क से पहले हुई थी, तो यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इसरो की स्थापना इनकोस्पार्क से पहले नहीं हुई थी। इनकोस्पार्क की स्थापना 1962 में हुई थी और इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। इनकोस्पार्क का ही स्थान ले लिया था इसरो ने, तो इसमें से पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। आप अगर आपको तीसरा स्टेटमेंट के बारे में ना भी पता हो तो भी आप आंसर बना सकते हैं। आप सोचिए कि इनकोस्पार्क की स्थापना जैसे 1962 में हुई, अगर किसी को नहीं पता है कि 1962 में हुई है, लेकिन ये तो पता होगा दोनों में से एक चीज़ कि इसरो की स्थापना कब हुई है। तो अगर ये पता है कि इसरो की स्थापना 1969 में हुई है और इनकोस्पार्क इससे पहले बन चुका था, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 सही है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है, भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध जो थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, थुम्बा केरल में और अहमदाबाद गुजरात में, बेंगलुरु कर्नाटक में। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? थुम्बा जो इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है, इसको कहाँ स्थापित किया गया था? अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है तो आपको याद आ रहा होगा
कि इसको थुम्बा केरल में ही स्थापित किया गया था। और क्यों स्थापित किया गया था यहाँ पर, यह भी मैंने बताया था कि केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है और भूमध्य रेखा के निकट होने के कारण इसे रॉकेट प्रक्षेपण और वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण स्थान माना गया था। इसी वजह से यहाँ पर स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, थुम्बा केरल। फिर नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो विक्रम साराभाई को जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। विक्रम साराभाई ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की संस्थागत नींव रखी थी और उनके नेतृत्व में ही इनको इस बार का गठन हुआ था, जो कि आगे चल करके जो इसरो का स्थान लेता है। और इसके बाद फिर अगला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए अब विचार करते हैं। पहला है, इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है, इसरो ने इनको इस बार का स्थान लिया था, तो यह भी सही है। और तीसरा है, विक्रम साराभाई इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे, तो यह भी सही है। तो यह तो तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों ही स्टेटमेंट सही है। इसके बाद फिर है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और अंतरिक्ष विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, ये भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के प्रशासनिक ढांचे का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। अंतरिक्ष विभाग जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, DOS की स्थापना 1972 में हुई। और तीसरा स्टेटमेंट है कि इसरो को सीधे 1972 में ही स्थापित किया गया था, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसरो को सीधे 1972 में नहीं बल्कि 1969 में स्थापित किया गया था। तो थर्ड स्टेटमेंट काट देंगे हम, पहला और दूसरा सही है, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, ये सही है। और इसरो की स्थापना वाला सही है, तो पहला और दूसरा सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, पहला और दूसरा। इसके बाद फिर अगला है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विकास को सही रूप से दर्शाता है? इसरो है, इनको स्पार है और इसके बाद फिर DOS है, या फिर इनको स्पार इसरो DOS, क्या होगा इस जो इनका सही सीक्वेंस है स्थापना का, क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हमने देखा था कि इनको स्पार की स्थापना हुई, फिर उसने क्या हुआ, इनको इस बार को ही बदल करके इसरो किया गया था। और इसके बाद फिर 1972 में DOS डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना हुई थी, तो 1972 में हुई थी। तो ईयर इनके देखें तो 1962, इसके बाद फिर 1969, फिर 1972। तो सही सीक्वेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद फिर अगला है, भारत का पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन कौन सा था? चंद्रयान फर्स्ट, मंगलयान, आदित्य L1, चंद्रयान 2। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलयान हो जाएगा। और ये हाल ही में SSC और CGL में पूछा गया है 2025 में, और SSC CHSL में भी पूछा गया है 2025 में। मंगलयान, जिसे MOM कहते हैं, यानी मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, इसे 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से लॉन्च किया गया था और 24 सितंबर 2014 को यह मंगल की कक्षा में पहुंचा था। तो भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि यह कब लॉन्च हुआ था या फिर मंगल की कक्षा में कब पहुंचा था, और भारत जो पहले प्रयास में पहुंचा, दूसरे प्रयास में, तो यह भी याद रखें भारत अपने पहले ही प्रयास में मंगल की कक्षा तक पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। भारत का जो पहला सफल अंतर्ग्रही मिशन है वो मंगलयान है। इसके बाद फिर अगला है, हाल ही में 2026 में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारत का पहला अंतरिक्ष आधारित सूर्य अध्ययन मिशन कौन सा है, और ये RRB ग्रुप डी में पूछा गया है फरवरी 2026 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, आदित्य L1 है। जो सूर्य आधारित अध्ययन मिशन है भारत का पहला,
वो आदित्य L1 है। आदित्य L1 भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। इसे 2 सितंबर 2023 को PSLV C57 से लॉन्च किया गया था। तो लॉन्च व्हीकल भी आप याद रखा करें, PSLV C57। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रयान फर्स्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का ये पहला मंगल मिशन था। दूसरा है भारत का पहला चंद्र मिशन था। इसने चंद्रमा पर जल की उपस्थिति की पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और तीसरा स्टेटमेंट है कि यह मानव युक्त मिशन था। और चौथा है कि इसे 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इसमें सही क्या है? तो यह मंगल मिशन तो था नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो सी है यह मानव युक्त मिशन था, यह भी गलत हो जाएगा। 2019 में लॉन्च हुआ, यह भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। भारत का पहला चंद्र मिशन था और इसने चंद्रमा पर जल की जो उपस्थिति है उसकी पुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। और इसे जो लॉन्च किया गया था 2008 में लॉन्च किया गया था। तो इसी वजह से जो ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। फिर है अगला, चंद्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रयान फर्स्ट भारत का पहला चंद्र मिशन था। दूसरा है चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। और चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। और चंद्रयान 3 भारत का पहला मंगल मिशन था। तो ये तो गलत हो जाएगा, मंगल मिशन नहीं था। बाकी के जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। भारत का पहला चंद्रयान पहला था। चंद्रयान 2 जो था 2019 में लॉन्च। चंद्रयान 3 2023 में चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 3 करेक्ट है। इसके बाद फिर है, निसार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल सूर्य का अध्ययन करना, पृथ्वी की सतह का रडार इमेजिंग द्वारा अध्ययन, मंगल की सतह पर रोवर उतारना, या फिर मानव को चंद्रमा पर भेजना। तो जो निसार है इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है पृथ्वी की सतह का रडार इमेजिंग द्वारा अध्ययन करना। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछी गई है इसकी, जो 2025 12 अक्टूबर 2025 को एग्ज़ाम हुआ था OPSC का, उसमें पूछा गया है यह फुल फॉर्म। तो इसको भी याद रखना है इसको कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। फिर है अगला, मंगलयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगलयान को मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहा जाता है। भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना। मंगलयान का जो मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना है। तो तीसरा स्टेटमेंट हम काट देंगे कि बिल्कुल गलत है। बाकी की जो दोनों हैं वो सही हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों ही सही हैं, क्योंकि भारत जो ये मंगलयान मिशन है इसको मार्स ऑर्बिट मिशन भी कहते हैं। और भारत अपने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना था। तो दोनों सही हैं। फिर है, गगनयान मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगल पर रोवर भेजना, सूर्य का अध्ययन करना, और भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना, या फिर चंद्रमा पर स्थायी स्टेशन बनाना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना गगन मिशन, जो गगनयान मिशन है इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये 2025 दिसंबर 2025 में SSC JEE एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद फिर है, आदित्य L1 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इससे कई पॉइंट आपके क्लियर हो जाते हैं। जितने स्टेटमेंट होंगे उतने ही पॉइंट आपके क्लियर होंगे। तो एक क्वेश्चन में ही कई क्वेश्चन छुपे होते हैं। तो पहला है, जो पहला स्टेटमेंट है कि यह भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है। दूसरा है, इसे PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था। और यह सन अर्थ सिस्टम के L1 पॉइंट के आसपास जो हेलो ऑर्बिट में स्थित है। और चौथा स्टेटमेंट है कि L1 पॉइंट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो वही बना पाएगा जिसने इस मिशन के सभी पॉइंट्स को पढ़ा होगा। जिसने यह रटा होगा कि आदित्य L1 सूर्य से संबंधित है, वह नहीं बना पाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन सही है। यह भारत का पहला स्पेस बेस्ड सोलर मिशन है, यह कथन बिल्कुल सही है। और दूसरा, PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। और यह सन
अर्थ सिस्टम के L1 पॉइंट के आसपास हेलो ऑर्बिट में स्थापित है, यह भी सही है। और L1 पॉइंट जो है पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है, यह भी सही है। याद रखें सारे पॉइंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 सभी सही है। और इसको जो है 2 सितंबर 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। तो ईयर भी आपको याद रखना है और डेट भी याद रखना है, क्योंकि जो हाल ही के हैं उनमें डेट भी पूछी जा सकती है। फिर निम्नलिखित में कौन सा मिशन उसका प्रक्षेपण वर्ष सही सुमेलित है? एक तरफ मिशन है, दूसरी तरफ ईयर दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित है यह पूछा जा रहा है। चंद्रयान फर्स्ट 2008 तो सही है। मंगलयान 2013 यह भी सही है। चंद्रयान 2 2019 है, यह भी सही है। और चंद्रयान 3 2023 यह भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी सही हैं, चारों ही। फिर इसके बाद नेक्स्ट है गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है और मिशन का जो लक्ष्य है मानव दल को लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है। और गगनयान का जो मुख्य उद्देश्य है मंगल की कक्षा में मानव को भेजना है। और चौथा स्टेटमेंट है कि 2025 में इसरो द्वारा किए गए जो IMAT 3 का संबंध गगनयान से था। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें जो तीसरा स्टेटमेंट है कि गगनयान का उद्देश्य मंगल की कक्षा में मानव को भेजना है, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो सही है 1 और 2 और 4, 1 2 4 सही है। तो 1 2 4 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है 1 2 4, तो 1 2 4 सही है। तो जो मिशन गगनयान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, पूछे भी गए हैं। तो सभी पॉइंट्स आप इसके क्लियर रखें। फिर है अगला है कि यूरोपा क्लिपर मिशन किस ग्रह के उपग्रह और यूरोपा का विस्तृत अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? तो ये हो जाएगा मंगल, बृहस्पति, शनि या फिर यूरेनस। तो करेक्ट आंसर है ये बृहस्पति से संबंधित है और इसे पूछा गया है 2025 में ही पूछा गया है इसको SSC CHSL में। नासा का मिशन, ये चीज़ याद रखिए, मिशन है किसका? नासा का है। और ये क्या है? बृहस्पति के जो बर्फीले उपग्रह है यूरोपा का अध्ययन कर रहा है। इसका प्रमुख उद्देश्य यूरोपा की बर्फीली सतह आंतरिक महासागर का अध्ययन करना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति से संबंधित है और किसका मिशन है यह भी याद रखना है। इसके बाद फिर अगला है कि पार्कर सोलर प्रोब किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? और इसरो का, नासा का, USA या फिर जाक्सा का? तो करेक्ट आंसर है नासा का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 2025 में यह भी पूछा गया है हाल ही में। और जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है इसे सूर्य के बाहरी वातावरण यानी कि कोरोना का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है और यह सूर्य के बहुत निकट जाकर के अध्ययन करने वाला महत्वपूर्ण मिशन है। इसके बाद फिर अगला है जूस मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये पीने वाला जूस नहीं है, बल्कि इसकी जो फुल फॉर्म है वो है जुपिटर IC मून्स एक्सप्लोरर, इसकी फुल फॉर्म है। और ये किसका मिशन है यह पूछा जा रहा है। तो यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी USA का मिशन है, प्रमुख अंतरिक्ष मिशन है और इसका लक्ष्य है बृहस्पति के बर्फीले उपग्रह और यूरोपा का अध्ययन करना। इसके बाद फिर है जो अगला क्वेश्चन है वो है कि JWST जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि JWST जो नियर इंफ्रारेड और मिड इंफ्रारेड वेवलेंथ में अवलोकन करता है, यह सन अर्थ L2 पॉइंट के आसपास स्थित है और इसमें जो एक्सप्लोरेंट्स का पता लगाने, अध्ययन करने का यह उपग्रह है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो यह तीनों ही सही है, तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट है कि आर्टेमिस थर्ड मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो आर्टेमिस कार्यक्रम है नासा का मून एक्सप्लोरेशन मिशन है और इसमें जो आर्टेमिस थर्ड का लक्ष्य मनुष्यों को चंद्रमा पर वापस भेजना है। मिशन का जो संबंध है भविष्य में जो मार्स एक्सप्लोरेशन की तैयारी से भी है। क्या होगा इसका करेक्ट? तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, 1 2 और 3 तीनों ही सही हैं और यह पूछा गया है 2025 जुलाई 2025 में HCL के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और इसका जो अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें
तो आर्टेमिस नासा का मानव चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम है और जो आर्टेमिस 3 को चंद्रमा पर मानव लैंडिंग के लिए विकसित किया जा रहा है। अभी जो आर्टेमिस 2 था उसमें चंद्रमा पर उतरे नहीं थे, तो इसमें क्या है, मानव लैंडिंग के लिए विकसित किया जा रहा है इसको, तो इसे याद रखना है। इसके बाद फिर है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। और फिर अगला क्वेश्चन है कि जूस मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो पूरा नाम है जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर है और यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। इसका मुख्य लक्ष्य बृहस्पति के बर्फीले उपग्रह का अध्ययन करना है और इसका लक्ष्य शुक्र की सतह पर लैंडिंग करना है। तो शुक्र की सतह पर लैंडिंग करना तो है नहीं मिशन, तो 4th ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी के जो तीनों हैं अभी हमने देखा था, इसकी फुल फॉर्म भी देखी है। और किसका मिशन है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, यह भी सही है। और मुख्य लक्ष्य बृहस्पति के बर्फीले उपग्रहों का अध्ययन करना, ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। तो तीनों किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद फिर है निम्नलिखित में कौन सा मिशन बृहस्पति के अध्ययन से संबंधित है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, बृहस्पति के अध्ययन से संबंधित है, जुपिटर मिशन है ये और नासा का है। बृहस्पति की कक्षा में जाकर उसके वातावरण और जो मैग्नेटिक फील्ड है और बड़े उपग्रहों से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी का अध्ययन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखना है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि वायेजर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वायेजर 2 नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। इसने जुपिटर और जो सैटर्न के साथ साथ यूरेनस और नेपच्यून का भी अध्ययन किया है और यह यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो पहला तो सही है कि नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जब नासा द्वारा लॉन्च किया गया है तो तीसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा और यह जुपिटर और सैटर्न वाला सही है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है चंद्रयान 5 के संदर्भ में भारत के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है, तो वो है जापान। भारत के साथ जापान इसमें सहयोग कर रहा है। 2025 में पूछा गया है आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में। जो लूपेक्स है, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन, भारत और जापान का संयुक्त मिशन है। इसमें इसरो और जाक्सा की साझेदारी है और इसका मुख्य फोकस चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र का अध्ययन करना है। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि PSLV का पूरा नाम क्या है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका पूरा नाम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पहला ही सही हो जाएगा। UPSSC PET 2023 में पूछा गया था। फिर है भारत के विकास लॉन्च व्हीकल को सामान्यतः वर्क हॉर्स ऑफ इसरो कहा जाता है। तो किसे कहते हैं वर्क हॉर्स ऑफ इसरो? इसरो का जो वर्क हॉर्स है वो किसको कहते हैं? GSLV, PSLV, SSLV या LVM-3। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, PSLV। और ये भी हाल ही में 2025 में ही पूछा गया है। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है क्योंकि इसने अनेक पृथ्वी अवलोकन वैज्ञानिक और विदेशी सैटेलाइट्स का सफलतापूर्वक इनको ऑर्बिट में स्थापित किया है। और इसके 4 स्टेज होते हैं। इसमें सॉलिड तथा लिक्विड दोनों का संयोजन मिलता है। फिर GSLV में किस प्रकार की क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जाता है? केवल सॉलिड, केवल लिक्विड, क्रायोजेनिक अपर स्टेज या फिर न्यूक्लियर इंजन? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रायोजेनिक अपर स्टेज। इसके बाद फिर है भारत का सबसे भारी जो ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल है वो कौन सा है? PSLV, SSLV और LVM-3 है या फिर GSLV MK2 है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LVM-3 है। और जो LVM-3 है लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसरो का जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है। इससे पहले जो था GSLV MK3 कहा जाता था। इसका उपयोग भारी सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में भेजने और गगनयान प्रोग्राम के लिए भी किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका LVM-3। फिर है SSLV मुख्यतः किस प्रकार के सैटेलाइट्स के प्रक्षेपण के लिए विकसित किया गया है? तो ये छोटे सैटेलाइट्स के लिए विकसित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। SSLV का नाम ही क्या है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो नाम से ही पता चल रहा है छोटे सैटेलाइट। इससे छोटे सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में कम समय और अपेक्षाकृत कम लागत में लॉन्च
करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। फिर है इसरो के PSLV के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है और PSLV में 4 स्टेज होते हैं। PSLV में केवल सॉलिड फ्यूल का उपयोग होता है और इसके बाद चौथा है PSLV का उपयोग जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट्स भेजने के लिए किया जाता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 4 सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। इसमें जो PSLV में केवल सॉलिड वाला है ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इसमें जो गलत क्यों है, तो इसमें जो बोला गया है PSLV में सॉलिड वाला, तो ये इसलिए गलत है क्योंकि सॉलिड और लिक्विड दोनों प्रकार के स्टेज होते हैं, इस वजह से यह गलत है। फिर LVM-3 के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह इसरो का सबसे छोटा लॉन्च व्हीकल है और इससे पहले GSLV Mk-3 के नाम से जाना जाता था। यह केवल छोटे सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है और इसमें क्रायोजेनिक स्टेज नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसी पहले GSLV Mk-3 के नाम से जाना जाता था, केवल यही ऑप्शन सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। LVM-3 का जो पुराना नाम है GSLV Mk-3 था और ये इसरो का जो हैवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल है, ना कि छोटा। चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 जैसे जो महत्वपूर्ण मिशन है ना, LVM-3 फैमिली के लॉन्च व्हीकल से ही प्रक्षेपित किए गए थे। अगला है हाल में इसरो लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में PSLV C62 मिशन किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था EOS-1 से संबंधित था और ये 2026 का मैंने बताया था ना करंट अफेयर में भी कि ये 2026 का पहला मिशन था जो कि फेल रहा था, असफल रहा था। तो 2026 का ये पहला मिशन था इसरो का और ये असफल रहा था। तो क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसको याद रखना है। जनवरी 2026 में PSLV C62 के माध्यम से लॉन्च किया गया था, लेकिन लॉन्च व्हीकल में कुछ खराबी के कारण मिशन सफल नहीं हो सका था। फिर है इसरो के लॉन्च व्हीकल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। PSLV को इसरो का वर्क हॉर्स कहते हैं, बिल्कुल सही है। दूसरा है SSLV का पूरा नाम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यह भी सही है। तीसरा है LVM-3 को GSLV Mk-3 कहा जाता था, यह भी सही है, अभी हमने देखा। GSLV में क्रायोजेनिक अपर स्टेज का उपयोग किया जाता है, यह भी सही है। तो चारों ही ऑप्शन सही है और चारों ऑप्शन वाला कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें है 1, 2, 3, 4 चारों सही है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा लॉन्च व्हीकल मुख्य विशेषता युग्म सही नहीं है? एक तरफ है लॉन्च व्हीकल और दूसरी तरफ है उनकी विशेषता। तो पहला है PSLV हैवी लिफ्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट व्हीकल है, दूसरा है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स है और इसके बाद तीसरा है LVM-3 केवल वेदर सैटेलाइट्स है और जो चौथा है वो है केवल छोटे सैटेलाइट्स GSLV से। तो करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है SSLV, जिसका पूरा नाम ही है स्मॉल सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, तो ये वाला सही है, ऑप्शन नंबर बी सिर्फ सही है। इसके बाद फिर आगे हम चलते हैं। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है? अब हम मिसाइल से क्वेश्चन देखते हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी से। तो अग्नि 5 मिसाइल किस प्रकार की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है किस प्रकार की मिसाइल है? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, तो ये पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। आगे क्यों हम टाइम वेस्ट करें, पहला ही ऑप्शन सही है। भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके बाद है आकाश मिसाइल प्रणाली मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए विकसित की गई है? हवा से हवामार करने के लिए, वायु रक्षा के लिए, समुद्र के अंदर युद्ध के लिए या फिर टैंक नष्ट करने के लिए? तो ये वायु रक्षा के लिए है आकाश मिसाइल। तो ऐसे याद रखना है, वायु और आकाश ऐसे करके याद रखें, तो वायु रक्षा के लिए है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो आकाश है एक सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसका उद्देश्य एयरक्राफ्ट, UAV और जो अन्य सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करने के लिए किया जाता है। फिर है भारत की अस्त्र मिसाइल किस प्रकार की है? सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर,
सरफेस टू सरफेस या फिर एंटीशिप। तो करेक्ट आंसर है ये एयर टू एयर मिसाइल है जो अस्त्र है। तो भारत में विकसित एयर टू एयर मिसाइल है ये अस्त्र, और इसका उपयोग हवा में जो एयरक्राफ्ट हैं उनको इंगेज करने के लिए किया जाता है। फिर है ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है कि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त उपक्रम है, बिल्कुल सही है। और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, यह भी सही है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र और मॉस्कवा नदी से लिया गया है, यह भी सही है। और इसे केवल ज़मीन से ही लॉन्च किया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर 1, 2, 3 सही है। 1, 2, 3 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। इसे केवल, ये जो चौथा गलत है क्यों है? तो इसे केवल ज़मीन से लॉन्च नहीं किया जाता है, बल्कि इसे लैंड, सी और एयर लॉन्च्ड वेरिएंट्स है। इसके बाद फिर है प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? तो प्रलय सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रलय भारत में विकसित एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल। इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट है वो है नाग मिसाइल किस प्रकार के लक्ष्य को नष्ट करने के लिए विकसित की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है कि पिनाका किससे संबंधित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही सही है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और इसके बाद है आकाश मिसाइल सिस्टम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, इसे डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका उपयोग जो एरियल थ्रेट्स के विरुद्ध किया जाता है, यह मुख्य रूप से जो है दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1, 2 और 3 सही है। फोर्थ इसका जो है चौथा जो कथन है वो गलत है, क्योंकि टैंक्स के विरुद्ध नाग जैसी जो एंटी टैंक मिसाइल का उपयोग होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों सही है। इसके बाद फिर भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? तो वो है तेजस। भारत का पहला स्वदेशी लड़ाकू विमान पूछा जाए तो तेजस हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और ये भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर है मिशन शक्ति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो मिशन शक्ति है वो एंटी सैटेलाइट परीक्षण से संबंधित है। अगला है भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेजस एक लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है, नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, आकाश एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और पिनाका एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो ये चारों ही सही हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन में आपको 4 पॉइंट मिल रहे हैं याद करने के लिए, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद फिर है निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है? इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर या फिर बार्क? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डीआरडीओ है। डीआरडीओ जिसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, यह भी याद रखना है। जो भी रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में है महत्वपूर्ण भूमिका डीआरडीओ की होती है। और इसके बाद फिर है डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में, और साथ में यह भी बताना है वीडियो आपको कैसा लगा है। ये वीडियो जब एंड हो जाएगा इसके बाद जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर जाकर के इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में कि इनका आंसर क्या होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लें जिससे आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।